मिथुन लगन बुध ग्रह चतुर्थ स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन में अगर बुध ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे मित्रों की संगति होती है, अपने से बड़े फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट रहता है, उसकी बातों को, उसकी जो भी क्वालिटी है, जो ज्ञान की, जो बुद्धि की क्वालिटी है, उसको सब ओबे भी करते हैं, मानते भी हैं। और सर्विस के सेक्टर में जाओ, चाहे राजनीति के सेक्टर में जाओ, वो नेता होता है, ग्राम का हो सकता है, समाज का हो सकता है या देश का होता है, और उसकी कही हुई बातों को आदेश समझ के पब्लिक या दूसरे इंसान मानने की भी कोशिश करते हैं। अपने लिए बहुत धन धान्य इकट्ठा करता है, भोगों की सब सामग्री जमा करता है और अपने से बड़े वालों को अपनी बातों के द्वारा संतुष्ट करने की बुद्धि भी ऐसे इंसानों के अंदर होती है। अब मिथुन लगन में बुध देव अगर चतुर्थ स्थान में हो तो जाहिर सी बात है, जो पहले हमने आपको बताया कि ऐसा ऐसा फल होता है, उस फल का बताने का केवल इतना सा कारण है कि सब शास्त्रकारों ने अलग अलग पुस्तकों में ये सब बातें लिखी है और उन्हीं बातों को एक जगह सम्मिलित करके हमने आपको बताया। मिथुन लगन के लिए अगर आप ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो आपको भी पता है कि मिथुन लगन के लिए बुध देव चतुर्थ और लगन दोनों का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। और अपनी राशि में जब विराजमान होते तो कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो वो तो ऑब्वियसली बलवान तो होगा ही और उन भावों के लिए अच्छा भी होगा। तो ये तो सही बात है कि लगन के लिए आपका बहुत अच्छा फल यहाँ बुध देव का प्राप्त होगा, चतुर्थ स्थान के लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और आदमी अपनी मीठी वाणी से, क्योंकि बुध देव को वाणी का भी कारक बोला जाता है, बुध देव को व्यापार का भी कारक बोला जाता है, बुध देव को बुद्धि का भी कारक बोला जाता है, और बुध देव कुछ हद तक चतुर्थ स्थान में बैठ के जनता के भी कारक यहाँ पे बन जाते हैं। अब चतुर्थ स्थान में जब बैठेंगे तो सुख का स्थान है, तो अपने सुख के लिए, अपनी माता के सुख के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ अर्जित करने की महत्वाकांक्षा इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होगी और उसको प्राप्त भी करेंगे। अब मंगल का या सूर्य का या बाकी ग्रहों का कैसा क्या योग होता है जन्मपत्री में, 90% यही होता है कि बुध देव अलोन आपको किसी कुंडली में बहुत कम मिलते हैं। ये सूर्य के साथ रहते हैं या शुक्र के साथ रहते हैं, आपको कोई न कोई ग्रह इनके साथ आपको विराजमान मिलेगा। स्वतंत्र प्रभाव अगर किसी कुंडली में मिल जाता है बाई लक, तो फिर उस कुंडली वाले की प्रिडिक्शन करना और उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक है और बुद्धि का अस्तित्व है, बहुत कुछ आपके भावों के साथ जुड़ा हुआ है। मन का भाव किस तरह का रहता है आपके अंदर, मतलब चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा का बल अच्छा नहीं है या शनिदेव के अनुसार नियमों से बंधे हुए नहीं है, तो फिर वो उस बुद्धि को वो कहाँ लेके जाएगा और किस तरह का बिहेव करेगा, वो फिर उसको समझना थोड़ा कठिन भी होता है और उसकी प्रिडिक्शन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब बोलने के लिए हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं बाकी चैनलों पे जैसे आप सुनते हैं, लेकिन जब ग्रह को समझना हो तो उस ग्रह को उसके कारकत्व के अनुसार, उस ग्रह की जो हैबिट है, उस ग्रह की जो आदतें हैं, उस ग्रह को जो अवस्था दी गई है, उस अवस्था के अनुसार जब उसको समझेंगे तब कुछ चीज़ें समझ में आएगी। पहले के भी पाठों में और भी बुध का बहुत से पाठ हमने अलग अलग लग्नों के अनुसार या पर्टिकुलर सिंगल पाठ भी जब हमने दिए हैं तो हमने डीपली इसके विषय में बताया भी है कि बुध ग्रह कुमार अवस्था के ग्रह है, ये प्रौढ़ नहीं है, युवा नहीं है। और कुमार अवस्था का जैसा स्वभाव होता है इंसान का, उस तरह का स्वभाव हम लोगों को भी यहाँ पे रीड करना पड़ेगा बुध देव का। बुद्धि के कारक इसलिए है कि कुमार अवस्था का जो भी बच्चा है हमेशा निरंतर नए ज्ञान को लेने में सबसे ज़्यादा अग्रसर होता है और कोई भी चीज़ को सीखने की उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। तो बुध देव जिसके भी योग कारक है उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। अब चंद्रदेव का पोजीशन अगर अच्छा नहीं है और नेगेटिव सेंटिमेंट ज़्यादा है
तो फिर बुद्ध देव की बुद्धि नेगेटिव वे में भी ज़्यादा चलेगी। वो उन चीज़ों को, उन रहस्य वाली चीज़ों को या बाकी चीज़ों को नेगेटिव से नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव उसको करते जाएगी। हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी इतना नेगेटिव है, उसमें बुध ग्रह का बहुत योगदान होता है। कोई आदमी जो बहुत पॉजिटिव है, उसमें भी बुध ग्रह का बहुत योगदान होता है, क्योंकि बुद्धि से ही आप नेगेटिव होते हैं और बुद्धि से ही आप पॉजिटिव होते हैं। आपकी बुद्धि कौन से क्षेत्र में जाती है, कौन से कामों में ज़्यादा लगती है, किस तरह का ज्ञान आपको चाहिए, किस तरह की वाक शक्ति आपकी है, किस तरह से लोगों को संतुष्ट करते हैं, किस तरह से बातों को घुमा फिरा के बोलने की आदत होती है, या किस तरह से अपनी चीज़ों को सामने वाले को कुछ इस तरह से समझाते हैं कि सामने वाला अगर कोई पूछना भी चाहता है तो भूल जाता है आदमी कि हमको क्या पूछना था, क्योंकि वो उसकी बातों से हिप्नोटाइज टाइप से हो जाता है। तो ये शक्ति बुद्ध देव की होती है, वाक शक्ति के द्वारा भी आप सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आंखों के द्वारा भी कर सकते हैं, वो एक अलग लेवल है। उसमें फिर सूर्य और शुक्र का भी साथ आपके साथ होना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध ग्रह में वो क्वालिटी है कि आप जैसे चैनल में या सोशल मीडिया में या पिक्चर वगैरह में जब आप बोलने का पावर जिसके पास होता है, उस पावर का जब वो यूज करके आपको जब कोई बात बोलता है, चाहे स्पीच लेवल पे नेता लोगों के स्पीच वगैरह जब हम लोग सुनते हैं, तो उसकी बातों को जब मानने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग उन्हीं के अनुसार बिहेव करने लग जाते हैं। ये बुध ग्रह की विशेषता है। और बुध ग्रह की विशेषता के चलते अगर आपको ये लग रहा है, जो कि उस समय नहीं लगेगा जिस समय आप सुन रहे हैं, उसके थोड़े समय बाद में लगेगा कि ये आदमी सही बोल रहा था या ये गलत बोल रहा था, लेकिन उस समय आप एज लाइक हिप्नोटाइज्ड रहते हैं, स्टैचू टाइप से, कि आपको सुनना उसका बहुत अच्छा लगता है। उसका एरो कुछ इस टाइप का बन जाता है आपके अगल बगल में उसके बोलने के तरीके से कि आप बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, केवल उसी के भाषण में। जैसे हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं तो बड़े बड़े कथाकार हैं, सोशल मीडिया के द्वारा या ऐसे भी कोई पंडाल में जाके सुनते हैं, तो उनके आप देखिएगा बुद्ध का विशेष महत्व होता है उनकी कुंडली में, और कुछ न कुछ गुरु का भी कहीं पे कोई इफेक्ट आपको मिलेगा। चतुर्थ स्थान में बुद्ध का विशेष महत्व इसलिए भी होता है कि चतुर्थ स्थान में मिथुन राशि वालों के लिए कन्या राशि विराजमान होती है, और कन्या राशि में कुछ विशेष योग कारक बुद्ध देव होते हैं। यहाँ पे नक्षत्रों का भी अपना एक योगदान होता है। कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी के दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब सूर्य देव की प्लेसमेंट प्रायकर साथ ही रहती है, या फिर आपको एक घर आगे या एक घर पीछे ऐसे ही कुछ मिलेगी। तो दोनों ही स्थिति अच्छी है। अगर एक घर आगे है तो भी अच्छी है, एक घर पीछे है तो भी अच्छी है। उसका कहने का कारण यही है कि एक घर आगे जाने से वो तुला राशि में आएंगे तो बोलने को हम लोग बोल सकते हैं नीच में जाएंगे, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार पांचवें घर का स्वामित्व है सूर्य देव के पास है, तो वहाँ पे उनको योग कार्य की बोला जाएगा, गलत नहीं बोला जाएगा। तीसरे घर में तो ओबियसली वैसे भी अपनी राशि रहेगी, और तीसरे घर में विशेष योग कारक सूर्य देव रहते और साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वहाँ पे आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, मतलब थोड़ी वाणी में थोड़ी प्रभुता जो है ना, बोलने की जो कड़कनेस, जो क्रूरता जिनको बोला जाता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व जिनका होता है बोलने में, फिर मीठी वाणी बोलने में, हाँ बोलेगा सही, बातों को बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लेकिन बुद्ध देव जैसे व्यापारी वर्ग को कनेक्ट करता है तो मीठी वाणी जैसा कोई चीज़ फिर सूर्य देव साथ होने से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो टू द पॉइंट बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, अपने वक्तत्व से आपको अचंभित करेगा, लेकिन मीठी वाणी मीन्स जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग भाषा में बोलते हैं कि तेल लगाने वाली वाणी, वो फिर नहीं आएगी आपको। केवल संतुष्ट करने वाली वाणी नहीं आएगी। वो बात अच्छी बोलेगा, सब कुछ अच्छा भाषण देगा, अच्छी बातें करेगा आपके सामने, लेकिन आपके सामने अपने स्वाभिमान को झुकाएगा नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम माता के स्वास्थ्य के विषय में सूर्य देव का भी अगर साथ है तो थोड़ी आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठ के अपने दम पे, अपने बलबूते पे सूर्य और बुध की अगर युति हो जाए तो आदमी बहुत कुछ अर्जित करता है। अकेला भी बुध अगर है तो पैतृक संपत्ति की परवाह नहीं करेगा। ऐसा इंसान अपने दम पे, अपने ही बलबूते पे सब कुछ प्राप्त करेगा, मेहनत करेगा, बुद्धि लगाएगा, और सफल व्यापारी हो सकता है, सफल नेता हो सकता है, और सफल आप ये जो सर्विस देने वाले जिनको बोला जाता है कि प्रोफेशनल जो चीज़ है
उसमें बहुत अच्छा सफल हो सकता है। उसके बाद में हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। अगर इसमें है चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो धन के पीछे पागल होगा, ऐसा आदमी बहुत धन संपत्ति अर्जित करेगा। चंद्रमा का भी अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और योग कारक है तो। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। यहाँ पे अगर साथ मिल जाए मंगल देव का तो अच्छी धन संपत्ति बनाएगा, उसमें फिक्स असेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा ऐसा इंसान, और हर कार्य से लाभ प्राप्त करेगा। नवमांश की बात करें, कन्या राशि में पहला नवमांश मकर का आएगा, जिसका हमने आपका पूरा उसमें पिक्चर लगा के रखा है वीडियो में। उसी अनुसार बार बार एक ही चीज़ को हम समझाना नहीं चाहते, क्योंकि आपका भी समय नष्ट होता है उसी चीज़ को बार बार सुनने में। पहले नवमांश से लेकर लास्ट नवमांश आपका कन्या का आएगा। तो कन्या में अगर आता है 26.20 डिग्री से लेके और 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर आपका बुध यहाँ पे चतुर्थ स्थान कन्या राशि में है तो कन्या का ही नवमांश रहेगा। फिर यहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर बहुत बलवान हो जाता है और बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाता है। पहले के कई पाठों में हमने आपको बताया था कि ये जो आपको पिक्चर हम लगा के देते हैं, इसमें आपको नवमांश की सुविधा मिलती है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। सब पाठों के साथ ये लगाने का कारण केवल इतना है कि अगर आप नोट नहीं करते हैं और सुनते समय स्क्रीन को भी ध्यान देते हैं और उन नवमांशों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक राशि अनुसार ये सेम नवमांश आपको मिलेंगे। तो उससे क्या होता है कि आदमी ज्योतिष सीखने वाले को उसके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है। अब जब किसी की लगन कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लास्ट में जो हमने आपको लगा के दिया है कि ये देव नर राक्षस, ये गण की प्रवृत्ति होती है प्रत्येक नवमांश की। इसके विषय में एक अलग से पाठ, देव नर राक्षस का किस तरह का महत्व होता है और क्या फर्क पड़ता है इनसे, उसका भी एक अलग से पाठ हमारा दिया हुआ है। केवल एक थोड़ा सा, कई पाठों में के बाद में हम एक पाठ में इस चीज़ का विश्लेषण थोड़ा सा हल्के से कर देते हैं। डिटेल में आपको सुनना है तो उस पाठ को स्क्रॉल करके आप देख लीजिए। देव नर राक्षस बोल के ऐसा ही कुछ पाठ दिया हुआ है हमारा, तो उसको सुन लीजिए पूरा। देव का मतलब हो गया कि जैसे पहला नवमांश मकर का नवमांश, सपोज आपका बुध देव 3.20 डिग्री तक ही है और मकर का नवमांश है। अब शनि देव का प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छा है तो मकर के नवमांश के लिए बुध का यहाँ पे फल बहुत अच्छा आएगा, लेकिन देव नवमांश है। अब देव नवमांश को हम लोग अगर ये समझ ले कि ये बहुत अच्छा फल देगा, तो ये थोड़ी सी भूल है। ये अच्छा फल किनको देगा? ये उनको देगा जो पांडित्य के काम करते हैं, जो कथा भागवत करते हैं, जो मंदिरों में पूजा अर्चना पाठ पूजा करते हैं, और जो लोगों का भला करने की हमेशा प्रवृत्ति जिनके अंदर रहती है और भगवान का भजन करते हैं। जो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, इतनी परवाह नहीं करते, उन लोगों के लिए देव नवमांश फलीभूत है। लेकिन आम गृहस्थ मनुष्य के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे इंसानों का फिर आदमी फायदा उठाता है। ये सबके लिए समान दृष्टि रहती है, समान भाव रहता है, किसी का बुरा चाहते नहीं। कोई उनको चूना लगा के चला जाए तो ये कोई परवाह नहीं करते, लगा गया वो, उसको याद भी नहीं रखते, और वो मन में कोई तकलीफ भी नहीं करते कि हमको इतना पैसे का उसने वो कर दिया, ये कर दिया। ऐसे आदमियों को धोखा ज़्यादा मिलता है, खासकर देव नवमांश वाले को। कोई भी ग्रह अगर आपके देव नवमांश में बैठा हुआ है तो उस ग्रह के अनुसार आप बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका फायदा बहुत उठाया जाएगा। नर नवमांश यानी मनुष्य नवमांश, सब गुण होते हैं, किसी से धोखा जनरली नहीं खाएगा और आदमियों को समझने में महारत हासिल होगी। वो आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके बोलने के तरीके से वो समझ जाएगा कि ये आदमी किस लिए आया है हमारे पास और क्या चाहता है और मेरे को क्या उत्तर देना है। ऐसी प्रवृत्ति नर नवमांश में आने से कोई ग्रह की आदमी के अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है। राक्षस नवमांश हार्ड वर्कर होगा, अपने काम के धुन का इतना प्रिय होगा कि काम में वो निरंतर लगा रहेगा और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हार नहीं मानेगा। ऐसे इंसान किसी काम में जब लगते हैं, ये नहीं देखते खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं देखते कि आराम करना है। थकान इनके चेहरे पे तब तक नहीं आएगी जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। धुन के बहुत पक्के होते हैं, अच्छे वर्कर होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छे मैनेजर साबित होते हैं फर्म में, लेकिन मालिक बनने में थोड़ी परेशानी आती। ऐसे इंसान आपके काम को संभाल लेंगे, जो आप ड्यूटी देंगे उसको पूरा कर लेंगे, अपनी मेहनत के बलबूते पे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन किसी चीज़ को ओवरऑल
कि 20 वर्कर है और आप उसके ऊपर इनकी ड्यूटी दे दो, तो उनको संभालने में, हाँ खुद वर्किंग अच्छा करेंगे, लेकिन बाकी सबको संभाल के काम करवाने की प्रवृत्ति राक्षस नवमांस वालों में नर नवमांस के बनिस्पत थोड़ी कम होती है। नवमांस का यही इफेक्ट होता है। कोई भी जन्म कुंडली में आप जब देखो कि देव नवमांस है, नर नवमांस है या राक्षस नवमांस है, उसके अनुसार ये इफेक्ट आपको उस ग्रह से संबंधित फलों को जब आप रीड करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। अंश बल की तो जाहिर सी बात है कि सम राशि है तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहता है, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था में, फिर 12 से लेकर 18 अंश तक चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो युवावस्था में रहता है ग्रह, और 24 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 23 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है। ये हालांकि ज्योतिष शास्त्र में आपके ये चीज़ बताई गई है कि अंश बल जब देखना हो तो ग्रह के अंश बल आपको ये समझना चाहिए कि ग्रह का बल उसके पास युवा है, बाल्य है, मृत है। लेकिन अब ठीक है, जब ऑथेंटिक पुस्तकों में ये बातें दी गई है तो हम भी इस चीज़ में आपको स्क्रीन में ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन हम इस पे इतना कोई फलों के बारे में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसका कारण है। जैसे प्रथम 6 अंश तक यहाँ पे लिखा मृतावस्था, और लास्ट के 30 अंश मतलब 24 से 30 अंश लिखा है बाल्यावस्था में। अब 30 अंश तक बाल्यावस्था का ग्रह आपको क्या फल करेगा या मृतावस्था का ग्रह आपको क्या फल करेगा उसके बारे में बताया गया है, कोई विशेष फल नहीं करेगा। लेकिन वही ग्रह अनेक कुंडलियों में, जब नवमांस कुंडली या बाकी कुंडलियों में जब वो वर्गोत्तमी हो जाता है तो क्या वो फल नहीं करेगा? जबकि बहुत से ग्रह शुरुआत के 3.20 डिग्री तक आपके वर्गोत्तमी हो जाते हैं। कोई नीच का होकर वर्गोत्तमी होता है तो कोई किसी राशि में बैठ के वर्गोत्तमी होता है, तो क्या वो मृतावस्था या बाल्यावस्था का ग्रह आपको फलीभूत नहीं होगा? तो ये जो अंश बल वाली कहानी है ये हमारे दिमाग में थोड़ी कम सेट होती है, हम इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, उस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपके लग्न के अंश मान लीजिए 28 है और आपके ग्रह का अंश भी 27 या 28 है, तब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये ग्रह आपकी लग्न कुंडली में सबसे अच्छा फलीभूत होगा, सबसे अच्छा फल देगा। आप भूल जाओ उसको वो बाल्यावस्था का है या वो मृतावस्था का है, क्योंकि लग्न के अंश के जितने नज़दीक कोई ग्रह होगा वो उतना ही बलवान उस कुंडली के लिए, उस लग्न के लिए वो कारक होगा। हमारा ज्योतिष समझने का कुछ तरीका ऐसा ही है, और कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला भ्रमित नहीं हो। कोई ऐसी चीज़ जो शास्त्रों के द्वारा या अभ्यास के द्वारा हमको देखने सुनने को ही नहीं मिली, तो हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम कोई नए सूत्र बना के, कोई नई बातें बना के केवल आपको भ्रमित करने के लिए वीडियो बना के आपको पोस्ट करें। ऐसी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में सेट नहीं होती, और उन चीज़ों के द्वारा हम कोई अपने चैनल को भी ग्रो करवाने की कोई प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है। हाँ, जो चीज़ सही है उस चीज़ को बोलना, और वो भी शब्दों का चुनाव थोड़ा इसी तरह करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में कोई भ्रम का वातावरण नहीं हो और वो दुखी भी नहीं हो, क्योंकि ज्योतिष किसी को दुख देने के लिए नहीं है। ज्योतिष आपकी दिनचर्या को सुधारने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, आपकी यात्रा जो इस मनुष्य जीवन में जो समय आपको मिला है वो उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाए, उसके लिए ज्योतिष है। ज्योतिष को समझने से केवल भविष्य जानना ये एक छोटा सा अंश है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप अपने जीवन को सुखी, हर परिस्थिति में आनंदित किस तरह से रख सकते हैं, और किस तरह के कर्म आपको करने चाहिए, कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं और कौन से ग्रह आपके खराब है, किन किन चीज़ों को आपको छोड़ना है और किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना है, ये ज्योतिष बताती है। और उन्हीं चीज़ों को जब हम लोग निरंतर करते हैं तो वो जो ग्रह योग कारक नहीं है वो भी धीरे धीरे अपनी लाइन के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो फिर धीरे धीरे ठीक होने चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि किसी पोस्ट में या किसी ने आपको ये ज्ञान दे दिया कि आपका ये ग्रह खराब है और आप इसका इतना मंत्र जाप करवा लो वो ठीक हो जाएगा, तो ये केवल भ्रांति है, केवल भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या मंत्र जाप, हवन, यज्ञ उनका फल नहीं होता? जरूर होता है, लेकिन वो ग्रह आपके लिए प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिला है वो ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। उसका फल वो ही रहेगा। हाँ, अगर आपने अच्छे कर्मकांडी विद्वान से या खुद भी
एक भक्ति भावना से, अच्छे भावों से अगर वो पूजा आराधना या मंत्र जाप किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन ये सोच के अगर किया है कि मेरा ये ग्रह ठीक हो जाएगा ये पूजा करने से, तब फिर दोनों ही चीज़ें आप खराब कर देंगे। न तो वो ग्रह ठीक होगा, न उस पूजा का उस लेवल में आपको फल प्राप्त होगा जिस लेवल में आपको मिलना चाहिए। पूजा आप अपने कर्तव्य या कर्मों को समझ के कीजिए कि हमको ये करना है, हमको इससे शांति मिलती है, हमारा इसमें नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती है, हमारा घर का और हमारा पॉजिटिव वातावरण बनाता है, हमारी सोच अच्छी होती है, थोड़ा समय हम शांति से बैठ सकते हैं, थोड़ा समय हम उन शक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने या हम लोगों के पूर्वजों ने शास्त्रों के रूप में, मंत्रों के रूप में हम लोगों को प्रदान किए। तब सब चीज ठीक होती है। कोई भी दान जब दिया जाता है और ग्रह बोल के जब आप उस दान को देंगे कि मेरी ये पीड़ा इस दान के द्वारा दूसरे के पास चली जाए, तो आप वो तो जाएगी नहीं, उसके साथ कुछ पीड़ा और आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन वही दान जब मन के भाव थोड़े अलग हो और ये सोच के दिया जाए कि कोई दान नहीं दे रहा हूँ, इस आदमी को ज़रूरत है और मेरे पास भगवान ने दिया है तो मैं इसको क्यों नहीं दूँ, तब दोनों जगह फ़ायदा करेगी, लेने वाले को भी फ़ायदा करेगी और जो दे रहा है उसको भी फ़ायदा करेगी, क्योंकि देते समय आपका मन अच्छा हो। हमारा कुछ ज्योतिष को समझने का तरीका ऐसा ही हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए, लेकिन हम धीरे धीरे इसी चीज़ में इसी चीज़ को पसंद करते हैं। आपने किसी को कुछ दिया और भूल गए, कोई मतलब नहीं है और कोई कामना नहीं है कि मेरा ये ग्रह ठीक हो, मेरी ये चीज़ ठीक हो, नहीं। ईश्वर ने दिया था, मन में बहाव आया, इसको देना चाहिए, दे दी। कलयुग में वही चीज़ें फलीभूत होगी। आप सोचते हैं कि कर्म कांड के द्वारा पहले की तरह ऋषि मुनियों के द्वारा सांस को मस्तक में चढ़ा के और हजारों साल हम लोग तपस्या करके कोई सिद्ध शक्ति प्राप्त कर ले, तो कलयुग के मनुष्य में न तो वो शक्ति है न वो शारीरिक शक्ति है कि उतनी देर हम लोग सिटिंग कर सके, बोल सके। केवल बोलने की शक्ति जरूर है, मतलब ज्ञान को इस तरह के शब्दों के द्वारा सामने वाले को भ्रमित करके अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी साबित करने वाली शक्ति है। लेकिन उस ज्ञान पे क्या हम लोग चल रहे हैं, उस बुद्धि के हिसाब से जो आपको हम बता रहे हैं क्या हम चल रहे हैं, वैसी कोई शक्ति मनुष्य में नहीं। तो ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए और उन फलों के विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है जो कल आपको मिलेंगे। चिंतन उन पे कीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है और किस तरह से सुधर सकता है, क्या परिवर्तन आपको करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है। हर पाठ में प्रायकर हम यही बात बोलते हैं कि अपने आप को सुधारिए, अपने ग्रह ऑटोमेटिक ठीक होंगे। कुछ चीज़ों को नियमों के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन कीजिए और जिन चीज़ों को छोड़ना है उन चीज़ों को छोड़िए और जिनको अपनाना है उनको हर हालत में अपना के उसके अनुसार अपने यात्रा को थोड़ा ठीक कीजिए, तो ग्रह भी फिर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जय माता की मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं।